नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान प्रेमचंद उपन्यासों में वर्णित विभिन्न समस्याएं में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रेमचंद के उपन्यासों में लेखक ने जिन पात्रों की नियोजना की है वे पात्र भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त हैं। इन पात्रों में पारस्परिक सहानुभूति दिखाई देती है। इनमें ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है और प्रेम से भरे हुए हैं। अर्थात ये गुणों और अवगुणों से युक्त सच्चे भारतीय हैं और यही कारण है कि पाठक को ये पात्र अपने से जाने पहचाने लगते हैं। प्रेमचंद के पात्र साधारण मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं का निरूपण किया, अपनी तरफ से उनका यथोचित समाधान भी देने का प्रयास किया है। उन्होंने विधवा समस्या को प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम और वरदान उपन्यासों में अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार से गबन उपन्यास में अगर हम देखें तो प्रेमचंद ने अनमेल विवाह, वैश्या समस्या और विधवा समस्या को अंकित किया है। प्रेमाश्रम उपन्यास में राजनीतिक समस्या को लिया गया है। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता की समस्या को भी लेखक ने रेखांकित किया है। रंगभूमि उपन्यास में किस प्रकार से धनवान और गरीब व्यक्ति के मध्य एक अविभाजक रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इसका अंकन लेखक ने किया है। इसके साथ ही इस उपन्यास में किसानों और जमींदारों के साथ साथ मजदूरों के आपसी संघर्षों की व्यथा कथा को भी उकेरा गया। प्रेमचंद ने हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी प्रकार के पात्रों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। कायाकल्प उपन्यास में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य के साथ साथ सांप्रदायिक समस्या का निरूपण किया गया। कर्मभूमि उपन्यास में हरिजन उद्धार की समस्या को लिया गया, हिंदू मुस्लिम ऐक्य विषय को उठाया गया और नारी जागरण की समस्या को रेखांकित किया गया। स्वभाव में भिन्नता के कारण विवाह में अनेकों नेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। दो परस्पर विपरीत परिस्थितियों, परिवेश, पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति आपस में जब सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, तब उनके बीच में दरार उत्पन्न होने लगती है। अहंकार की भावना इस दरार को धीरे धीरे और चौड़ा करने लगती है और तब कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं कि वो विवाह जो 7 जन्मों का संबंध माना जाता है, विवाह विच्छेद की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। कर्मभूमि उपन्यास की सुगता का विवाह समरकांत के पुत्र अमरकांत से होता है। शुरू में दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद की स्थिति रहती है। अमरकांत सादा जीवन, उच्च विचारों से युक्त एक आदर्शवादी पात्र है। चरखा काटता है, नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का पालन करता है और सादा जीवन जीने में अपनी एक उपलब्धि मानता है, या आप ये कह सकते हैं कि सादा जीवन जीना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। इसके ठीक विपरीत उसकी पत्नी सुगदा, क्योंकि ऐशो आराम में पली बड़ी थी,
इसलिए वो उसी प्रकार का वैभवपूर्ण जीवन जीना चाहती है। दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद हैं जो उनके बीच निरंतर तकरार उत्पन्न करते हैं। कर्मभूमि उपन्यास में लेखक ने एक स्थान पर लिखा है, विवाह हुए 2 साल हो चुके थे, पर दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग। जैसे 2 भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजड़े में बंद कर दिए गए हों। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुगदा और अमरकांत के विचारों की ये भिन्नता धीरे धीरे कम होने लगी। कथांत तक आते आते सुगदा अपने पति अमरकांत के विचारों से सहमत होते हुए विभिन्न आंदोलनों में उसका साथ देने लगी। दहेज प्रथा हमारे समाज की वो समस्या है जिससे कोई भी व्यक्ति छुटा हुआ नहीं है। दहेज प्रथा निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन के असफल होने का सबसे जटिल कारण है। अपने निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने इसी दहेज प्रथा पर अपने विचार स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किए हैं। प्रेमचंद लिखते हैं, वह निर्मला रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है, तो हुआ करे, दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं। प्राण का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है कि चाहे बिटिया में कोई गुण हो या ना हो, यदि उसके अभिभावक मोटा दहेज देने की सामर्थ्य रखते हैं तो निश्चित रूप में उनकी पुत्री का विवाह उच्च कुलीन लड़के के साथ संपन्न हो सकता है। यहाँ ये बात भी स्पष्ट करने वाली है कि लड़के के लिए किसी भी प्रकार के गुणों की बात समाज में नहीं की जाती, उसके अवगुण भी गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। सेवा सदन उपन्यास में दारोगा कृष्णचंद्र की 2 पुत्रियां हैं, सुमन और शांता। सुमन के 16वें वर्ष में आते आते उसके पिता उसके लिए शिक्षित वर्ग ढूंढने की तलाश करने लगते हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि शिक्षा के आधार पर वर का मूल्य लगाया जाता है, मानो वर किसी हाट में बिकने का साधन हो। उसका मूल्य लगाया जाता है। जो पुत्री का पिता उस मूल्य को देने के लिए तैयार होता है, वर उस पुत्री के गले में वरमाला डाल देता। प्रेमचंद ने लिखा है, वह शिक्षित परिवार चाहते थे। वह समझते थे कि ऐसे घरों में लेन देन की चर्चा ना होगी, पर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वरों का मोल उनकी शिक्षा के अनुसार है। कोई 4,000 सुनाता, कोई 5,000 और कोई इससे भी आगे बढ़ जाता। बेचारा निराश होकर लौट आते। वो पिता जो उतना धनराशि देने में की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो बेचारे अपनी पुत्री के लिए निराश होकर घर वापस आ जाते थे। दहेज प्रथा के समाधान के रूप में प्रेमचंद ने इस बात को स्वीकार किया है कि कानून से यदि हम देखें तो एक सीमा तक इस प्रथा को मिटाया जा सकता है, किंतु उसका समूल नष्ट किया जाना
कानून द्वारा संभव नहीं है। इसका एकमात्र समाधान उन नवयुवकों और नवयुवतियों के पास ही है जो आगे जाकर विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। कायाकल्प उपन्यास में लेखक ने लिखा है, उपन्यास में चक्रधर अपनी मां निर्मला से बात करते हुए कहता है, तो बाजार में खड़ा करके बेच क्यों नहीं देती? देखो कै टके मिलते हैं। वो स्पष्ट रूप से अपनी मां के साथ तर्क वितर्क करता है कि मैं कोई गाय बकरी भैंस नहीं हूं जिसको तुम हाट में खड़ा करके बेचो, और पुत्री का पिता मुझे मेरी शिक्षा के आधार पर, मेरे व्यवसाय के आधार पर, मेरे गुणों के आधार पर मुझे तोल तोल कर खरीदे। वो कहता है कि विवाह संबंध एक पवित्र संबंध है, इसमें लेन देन की बात नहीं होनी चाहिए। प्रेमचंद विवाह में कन्या की सहमति और असहमति को भी विशेष महत्व देते थे। उनका मानना था कि कोई भी विवाह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वर और कन्या दोनों की आपसी सहमति ना हो। और ये आपसी सहमति कब हो सकती है? जब दोनों एक दूसरे के गुणों से प्रभावित हों और एक दूसरे के अवगुणों को स्वीकार करने की सामर्थ्य रखते हों। कायाकल्प उपन्यास में ही उन्होंने लिखा है, जो विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है वह विवाह ही नहीं है, क्योंकि विवाह में प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो जहां पर कन्या की इच्छा के विरुद्ध परिवार वाले एक प्रकार से उस पर दबाव डालकर विवाह करवाते हैं, वहां प्रेम तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और जब प्रेम नहीं होगा तो केवल मात्र समझौते होंगे, और समझौता एक सीमा तक ही किया जा सकता है। विधवा विवाह आंदोलन की शुरुआत भी उस युग में हो चुकी थी। प्रेमचंद समाज में विधवाओं की सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय थी। अल्पायु में ही विवाह कर दिया जाता था। बच्चे और बच्ची का विवाह उस उम्र में कर दिया जाता था जब उन्हें विवाह का अर्थ ही नहीं पता होता था। उनके लिए खेलना, खाना, अच्छे कपड़े मिलना, गहना पहनना, यही विवाह का अर्थ था। ऐसे में बहुत जल्दी वो विधवाएं हो जाती थीं और समाज में विधवा का पुनर्विवाह निषेध था। उन्हें एक अलग कमरे में रहने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। ताउम्र उन्हें किसी भी प्रकार के उत्सवों में जाने की सहमति नहीं थी। सफेद वस्त्र धारण करने पड़ते थे। एक प्रकार से समाज और परिवार से उन्हें अलग कर दिया जाता था। अक्टूबर 1933 में प्रेमचंद ने इस बात को समझते हुए एक स्थान पर अपनी बात को अभिव्यक्त करते हुए कहा कि हिंदू समाज के पतन का मुख्य कारण अगर जाति भेद है तो विधवाओं की दुर्दशा भी उसकी खास सबब है। क्योंकि जहां पर आप विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं करेंगे, उन्हें जीवन को उसकी पूरी रसता के साथ जीने नहीं देंगे, तो वो निश्चित रूप से निराशा के ऐसे अंधेरे और गहरे कुएं में डूबती चली जाएंगी जहां से वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में विधवा जीवन के मार्मिक चित्र इसीलिए उकेरे हैं जिससे पाठक उनके जीवन की दयनीय स्थिति को देख और समझ सकें। वरदान उपन्यास में
ब्रिज रानी के ससुर और पति दोनों का स्वर्गवास हो जाता है। सास उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखती और उसे अशुभ करार कर देती हैं कि उसके कदम परिवार में रखते ही न केवल उनका अपना पति अपितु पुत्र भी इस दुनिया से बाहर चला गया। निर्मला उपन्यास में मुंशी तोताराम अपनी विधवा बहन के सिर के ऊपर हाथ तो रखते हैं, उसे अपने घर पर भी ले आते हैं, पर उसके साथ सेविकाओं जैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ अन्न के दाने देकर, कुछ वस्त्र देकर वो अपने घर का सारा काम अपनी बहन से करा लेंगे। उन्हें एक मुफ्त की सेविका मिल गई और वो एक एहसान थोपते हैं कि देखो, अब तुम्हारी पूरी जिंदगी का ठेका तुम्हारे भाई ने ले लिया है। गबन उपन्यास में विधवा सरला रतन का भतीजा मणिभूषण उसकी सारी जमा पूंजी को ले लेता है और पहले उसको ये आश्वासन देता है कि जब तक तुम्हारा जीवन है मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। पर सब कुछ लेने के बाद वो अपनी आंखें बदलने का विचार रख रहा था। गबन उपन्यास में सरला रतन कहती है, मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ, इतनी नगण्य है? क्यों? पति के जीवन में जो लोग मुंह ताकते थे वह आज उसके भाग्य विधाता हो गए। ये वो लोग थे जो पति के होते हुए उसके चारों ओर घूमते थे, उसकी मिन्नतें मानते थे, उसकी आवभगत करते थे और पति की मृत्यु के उपरांत ये लोग उसे इतना दयनीय, इतना नगण्य, इतना अबला मानने लग गए कि वो उसके भाग्य विधाता बन गए कि जो कुछ भी अब तुम्हारी जिंदगी शेष है वो हमारे अधीन रहकर ही है, अन्यथा मृत्यु ही तुम्हें वरण करनी चाहिए। बेटों वाली विधवा, स्वामिनी, इस प्रकार की जो कहानियां हैं उनमें भी प्रेमचंद ने वैधव्य जीवन के दुख का अंकन किया है। बेटों वाली विधवा कहानी में पति के मृत्यु के उपरांत बेटे खर्चे के लिए अपनी मां को ही समझाने लगते हैं। वे बताते हैं कि कानून कहता है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है, मां का हक केवल रोटी कपड़े का है। ये कहां, किस कानून में लिखा है कि जो कुछ मां का है वो मां का नहीं है, वो उसे बेटों को ही देना है? ये कहीं जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मां सब कुछ अपने पास रखना चाहे और बाद में उन बेटों की ये इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपनी मां को कितना और कैसे रखते हैं, कितना उसे खाने को देते हैं, कितना पहनने को देते हैं, कितना उसकी इच्छाओं का आदर करते हैं। प्रेमचंद का मानना था कि विधवा समस्या की दयनीय अवस्था सवर्णों में अधिक पाई जाती है और उससे भी ज्यादा मध्य वर्ग में, क्योंकि उच्च वर्ग के अपने नियम और कायदे हैं। वो बाकी समाज से अलग होकर अपने नियम, अपने कायदे, अपनी मर्यादाएं बनाते हैं। निम्न वर्ग की अपनी समस्याएं हैं। रीति रिवाजों, परंपराओं से जकड़ा मध्य वर्ग समाज द्वारा थोपे गए नियमों को निभाने के लिए बाध्य होता है। विधवाओं के पुनर्विवाह के संबंध में महात्मा गांधी का उदारवादी दृष्टिकोण था। उनका ये मानना था कि विधवाओं को भी पुनर्विवाह करने का उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना किसी पुरुष को मिलता है जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है।
विडंबना तो ये है मित्रों कि पत्नी की मृत्यु के अभी 13 दिन भी नहीं हुए होते कि पुरुष अपने लिए पुनः एक सहचर की कामना करने लगता है। इस कार्य के लिए अगर विधवा खुद नहीं मानती हैं पुनर्विवाह करने के लिए, तो उनके संबंधियों को उन्हें समझाना चाहिए। यह समझाना शब्द इसलिए है क्योंकि ये उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो अपने दिवंगत पति की यादों के साथ जीना चाहती हैं, पुनर्विवाह नहीं करना चाहती, या उन यादों के साथ होते हुए भी पुनर्विवाह करके वो अपने भविष्य को उसी प्रकार से रंगीन इच्छाओं से युक्त बनाना चाहती हैं। गांधी जी और प्रेमचंद दोनों का ये मानना था कि यदि विधवाएं विवाह ना करना चाहें तो भी उन्हें ये आश्वासन अवश्य देना चाहिए कि भविष्य में वो जब चाहें विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय समाज में नारी का विधवा होना एक गंभीर अभिशाप के रूप में देखा जाता है। अरे बेचारी, भाग्यहीना, इस प्रकार के विशेषणों से उसे युक्त कर दिया जाता है। मध्य वर्गीय परिवारों में विधवाओं पर अत्याचार भी किए जाते हैं। यद्यपि आज समय बहुत बदल रहा है, किंतु सदियों से जिस प्रकार से उनकी मानसिकता को पल्लवित और पोषित किया जाता है, आज भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी अपने आप सब चीजों से अपने आप को काटने लगती हैं और धीरे धीरे वो अपने आप को हाशिए तक एक तरह से आकर वहीं तक रुक जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका जीवन बस इसी मोड़ पर आकर खत्म हो गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यादें अपनी जगह हैं, व्यक्ति अपनी जगह है और जीवन उससे भी ज्यादा अपने स्थान पर है। पति की मृत्यु के बाद नारी जीवन के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। उसे या तो जीवन पर्यंत अपमानित जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता है, अन्यथा उसे इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया जाता है कि अब उसे अपना सारा जीवन प्रभु भजन में समर्पित कर देना चाहिए, या उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि उसे आत्महंता बनने का मार्ग चुनना पड़ता है। वरदान उपन्यास में कमलाचरण की मृत्यु होने पर ब्रिजरानी की दशा के विषय में उपन्यासकार प्रेमचंद ने लिखा है, सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति संसार की सबसे प्यारी वस्तु होता है। वह उसी के लिए जीती है और उसी के लिए मरती है। उसका हंसना बोलना उसी को प्रसन्न करने के लिए और उसका बनाव श्रृंगार उसी को लुभाने के लिए होता है। वे आगे लिखते हैं, उसका सुहाग उसका जीवन है और सुहाग का उठ जाना उसके जीवन का अंत है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और अपनी कहानियों के माध्यम से किस प्रकार से समाज में व्याप्त विधवा समस्या को गहराई से न केवल अंकित किया है, उसका अपनी दृष्टि से समाधान देने का भी प्रयास किया है कि यदि नारी चाहे तो पुनर्विवाह करके अपने जीवन को उसी प्रकार से चला सकती है। अपने अगले वक्तव्य में हम प्रेमचंद के उपन्यासों में
विधवाओं के साथ और किस प्रकार की स्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसके साथ ही और कौन-कौन सी समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में उद्घाटित किया है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।